हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा विद्युत वाहक बल का उत्पादन देखा था। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा ईएमएफ का जनरेशन दो तरीके से किया जाता है। एक है डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के द्वारा और दूसरा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के द्वारा। पहली विधि में यानी कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंतर्गत हम किसी चालक को यानी कि कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रिलेटिव मोशन कराते हैं, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। जबकि जो हमारा दूसरा मेथड है यानी कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसके अंतर्गत चालक से संबद्ध फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है यानी चालक से रिलेटेड जो फ्लक्स जनरेट है या फ्लक्स बन रहा है, इसमें जब परिवर्तन होता है तब ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और इसी को स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है। अब आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि ईएमएफ का इंडक्शन या ईएमएफ का जनरेशन स्टैटिकली इंड्यूस्ड मेथड के द्वारा। तो इसमें भी हमारे पास फिर दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक होता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और दूसरा होता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब पहला टॉपिक हम देखेंगे स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसके अंतर्गत जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा को परिवर्तित किया जाता है यानी उसे हम चेंज करते हैं, तो उस धारा में परिवर्तन के कारण जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसमें भी परिवर्तन हो जाता है और फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से उस विद्युत परिपथ में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है जिसे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अथवा ईएमएफ ऑफ सेल्फ इंडक्शन कह देते हैं। ठीक है, बात बहुत सीधी सी है कि अगर किसी विद्युत परिपथ में धारा में परिवर्तन किया जाए तो उसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है और इस फ्लक्स जनरेशन में या फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब यदि कुंडली में जो धारा बह रही है उसमें परिवर्तन किया जाए और ये परिवर्तन धारा को बढ़ाने वाला हो, अर्थात कुंडली यानी कि कॉइल में बह रही धारा को अगर बढ़ाया जाए तो जो ईएमएफ जनरेट होगा वो जो मेन वोल्टेज है जिसकी वजह से धारा जनरेट हो रही है उसी का विरोध करता है। ठीक है, विरोध करना शुरू कर देता है यानी उसके अपोजिट कार्य करता है और इस प्रकार ओवरऑल जो वोल्टेज है उसको रिड्यूस करेगा। परंतु यदि कॉइल में बह रही धारा को घटाने का काम किया जाए अर्थात घटाया जाए तो जो ओवरऑल वोल्टेज है उसके डायरेक्शन में काम करेगी, उसके साथ काम करेगी और ओवरऑल वोल्टेज को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करेगी। ठीक है, हालांकि ये परिवर्तन या सेल्फ इंडक्शन केवल तभी तक वैलिड होता है जब तक करंट में परिवर्तन चालू होता है यानी करंट में परिवर्तन बना रहता है। जैसे करंट में परिवर्तन समाप्त होता है, फ्लक्स में परिवर्तन समाप्त हो जाता है और इसकी वजह से ईएमएफ का इंडक्शन भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास n टर्न्स वाली कोई एक कॉइल है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने से फाई फ्लक्स जनरेट हो पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से उस कुंडली का टोटल फ्लक्स होगा n इंटू फाई, क्योंकि आप जानते हैं किसी कुंडली में या किसी कॉइल में टोटल फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, तो इस प्रकार अगर ईएमएफ इंडक्शन देखें कितना ईएमएफ जनरेट होगा तो वो हो जाएगा E इक्वल्स टू माइनस एन इंटू डी फाई अपॉन डी टी यानी चेंज इन फ्लक्स इंटू नंबर ऑफ टर्न्स वोल्ट में। ठीक है, अब अगर इसमें थोड़ा सा हम अरेंजमेंट में वेरिएशन करें तो E इक्वल्स टू माइनस एन इंटू डी और फाई को हम लिख दें फाई अपॉन ई इंटू आई अपॉन डी टी। इस प्रकार से यहाँ ध्यान से देखें, अगर फाई आई और आई को कैंसिल कर दें तो फाइनली हमारे पास डी फाई ही बचेगा। तो इस डी फाई को हमने जस्ट इस प्रकार से लिखा है डी इंटू फाई अपॉन आई इंटू आई। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखें, अभी हमने कहा कि जब तक धारा में परिवर्तन होगा यानी करंट में परिवर्तन होगा तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा।
अर्थात जो फ्लक्स का परिवर्तन है वो धारा के परिवर्तन के समानुपाती होगा, या सीधा सरल कहें तो फाई प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट आई के। और अगर फाई प्रोपोर्शनल टू करंट आई है तो फाई अपान आई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, आप जानते हैं इस बात को, ठीक है। तो यहाँ फाई अपॉन आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और अगर फाई अपॉन आई कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा इस डेरिवेशन के, और हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी, यहाँ देखें ये वही सारी बातें यहाँ मेंशन्ड हैं जो भी हमने बात की आपसे। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी यहाँ पर E इक्वल्स टू माइनस एन इंटू फाई अपॉन आई जो कांस्टेंट वैल्यू था, और इंटू ब्रैकेट में बच जाएगा डी आई अपॉन डी टी वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल, E इक्वल्स टू माइनस एन फाई अपॉन आई इंटू डी आई अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे धारा परिवर्तन की दर, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो ओवरऑल जो E की वैल्यू मिल रही है हमें सेल्फ इंडक्शन के अंतर्गत वो मिल जा रही है E इक्वल्स टू माइनस एन फाई अपॉन आई इंटू धारा परिवर्तन की दर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप याद रखना, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन के अंतर्गत किसी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू दे दी जाए, फ्लक्स की वैल्यू दी जाए और उसमें प्रवाहित धारा की वैल्यू दी जाए तथा इसके साथ ही धारा परिवर्तन की दर दे दी जाए, और आपसे पूछा जाए कितना फ्लक्स जनरेट, कितना ईएमएफ जनरेट होगा, तो आपको इस फार्मूले का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। E इक्वल्स टू माइनस एन फाई अपॉन आई इंटू धारा परिवर्तन की दर, ठीक है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो टर्म एन फाई अपॉन आई है इसे हम कह देते हैं स्वप्रेरक गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, स्वप्रेरक गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। अब अगर किसी परिपथ में, किसी कुंडली में, किसी सोलेनॉइड में या परिनालिका, सोलेनॉइड को हिंदी में परिनालिका कहा जाता है, इसमें 1 एम्पियर पर सेकंड की दर से धारा का परिवर्तन किया जाए और इस परिवर्तन की वजह से हमारे पास एक ईएमएफ, 1 वोल्ट ईएमएफ जनरेट हो, इंड्यूज हो, तो हम कहेंगे इस परिपथ का सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी है। क्या कहेंगे, सेल्फ इंडक्शन 1 हेनरी है। तो इस प्रकार सेल्फ इंडक्शन कैपिटल L इक्वल्स टू हो जाएगा एन फाई अपॉन आई, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ज़रा देखिए ध्यान से, तो इस प्रकार जो हमारा ईएमएफ वाला फार्मूला फाइनली मिलेगा हमें, वो क्या मिल जाएगा, E इक्वल्स टू माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। माइनस एल क्यों, क्योंकि जो एन फाई अपॉन एन आई है उसकी जगह हमने क्या कर दिया है एल। तो फाइनल फार्मूला हमें मिलता है E इक्वल्स टू माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी वोल्ट, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखें, अगर किसी कॉइल का हमें सेल्फ इंडक्टेंस यानी L की वैल्यू दी हो और धारा परिवर्तन की दर दिया हो, तो हम इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे कहूँ मैं कि आप केवल इस लास्ट वाले फार्मूले को याद करें, E इक्वल्स टू माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, तो जो ऊपर वाला फार्मूला था वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, क्योंकि जब कभी आपको नंबर ऑफ टर्न्स, फ्लक्स और करंट के टर्म में आंसर निकालने होंगे तो L की वैल्यू आप पुट कर देंगे। L की वैल्यू है आपके पास एन फाई अपॉन आई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है सेल्फ इंडक्शन के दौरान ईएमएफ के जनरेशन के लिए, जो आता है E इक्वल्स टू माइनस एल इंटू डी आई अपॉन डी टी वोल्ट, ठीक है। इसे याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, तो जब किसी विद्युत परिपथ में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें आप जानते हैं फ्लक्स, जो लिंकेज फ्लक्स है उसके परिवर्तन में चेंजेज आते हैं या वो परिवर्तित होता है, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। ये टोटल होता है सेल्फ इंडक्शन। पर हमें देखना है स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये एडजेक्टिव यानी गुण की बात कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ की वो प्रॉपर्टी या वो गुण जिसके द्वारा धारा में परिवर्तन करने से उसमें ईएमएफ प्रेरित होने लगता है या ईएमएफ जनरेट होने लगता है, बनने लगता है, उत्पन्न होने लगता है, उसे उस परिपथ का सेल्फ इंडक्टेंस कहा जाता है। उस गुण को या उस प्रॉपर्टी को उस परिपथ का सेल्फ इंडक्टेंस कह दिया जाता है। एक बार फिर से सुनिए ज़रा, कि किसी विद्युत परिपथ का वो गुण या वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से धारा में परिवर्तन करने पर उस परिपथ में ईएमएफ इंड्यूस्ड होने लगता है या जनरेट होने लगता है, परिपथ के इस गुण को, इस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट जरा आगे देखिए। अब यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा में परिवर्तन किया जाए और परिपथ में 1 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट हो जाए, उत्पन्न हो जाए, तो हम कह देंगे उस परिपथ की प्रेरकत्व 1 हेनरी होगा, जो हमने आपसे पहले ही बात कर लिया था। तो इस प्रकार से ये प्रेरकत्व जो टर्म है ये एक प्रॉपर्टी है, गुण है, क्वालिटी है किसी परिपथ का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परिनालिका का प्रेरकत्व। तो अभी हमने आपसे प्रेरकत्व के लिए फार्मूला देखा था L = N∅ अपन क्या I, ठीक है। तो अब इसके टर्म में कुछ परिवर्तन करके थोड़ा सा हम एक इम्प्रूव्ड फार्मूला निकाल लेंगे किसी परिनालिका के प्रेरकत्व के लिए, ठीक है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड के लिए। तो ज़रा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक सोलेनॉइड है या परिनालिका है जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, लंबाई स्मॉल l है और इस सोलेनॉइड यानी परिनालिका में नंबर ऑफ टर्न्स n हैं और इनके थ्रू होकर के I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तब इस परिनालिका का सेल्फ इंडक्टेंस यानी कि कैपिटल L क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा L = N∅/I, ठीक है। ये आपने देखा। अब आप जानते हैं जो फाई है ये फ्लक्स है और फ्लक्स को लिख सकते हैं फ्लक्स घनत्व गुणे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी फ्लक्स डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमने बताया A है और फ्लक्स डेंसिटी को कैपिटल B से लिखा जाता है, तो फ्लक्स B = क्या आ जाएगा, फ्लक्स फाई = आ जाएगा कैपिटल B × A। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं जो फ्लक्स डेंसिटी है इसका फार्मूला होता है μ0 × μr × H, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र है वो, और × A। तो इस B की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। और जो H है, कैपिटल H है मैग्नेटिक फील्ड, इसका फार्मूला है कैपिटल H = IN/L, ठीक है, IN/L। तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम इस फाई वाले फार्मूले में रखेंगे तो हमें फाई का फार्मूला मिल जाएगा फाइनल, फाई = μ0 μr × IN/L। IN/L क्या है, H की वैल्यू × A। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम μ0 μr और A को एक साथ लेकर के L के अपॉन में कर दें तो कुछ ये मिल जाएगा हमें, जो नीचे वाला टर्म दिख रहा है फाई = IN/L/μ0 μr × A। अगर इसे रीअरेंज करें तो हमें यही ऊपर वाला टर्म मिल जा रहा है, यानी μ0 μr × A × IN/L, ये ऊपर वाला टर्म, ठीक है। उसी को हमने रीअरेंज करके इस नीचे वाले टर्म के रूप में लिख दिया है, जो है IN/L/μ0 μr × A, ठीक है। अब ज़रा गौर से देखें, ये जो नीचे वाला टर्म है हमारा L/μ0 × μr × A, ये कुछ लिखा है, ये वैल्यू बता रहा है आपका रिलैक्टेंस का, और रिलैक्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल S से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो फाई मिल जाएगा ओवरऑल, ये हमें प्राप्त होगा फाई = NI/S, ठीक है। फाई = क्या, NI/S। अब इस फाई की वैल्यू को हम अपने सेल्फ इंडक्टेंस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, कैपिटल L = IN × ये जो फाई की वैल्यू आई है IN × S, और इसे फाइनली हम रीअरेंज करेंगे तो मिल जाएगा L = N²/S हेनरी, यानी किसी कॉइल का या सोलेनॉइड का अथवा परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व होता है वो L = N²/S होता है, जहाँ N क्या है, N है कॉइल या सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या, अर्थात कितने टर्न्स हैं, और S है उस कॉइल या सोलेनॉइड का रिलैक्टेंस, ठीक है। अब अगर S की वैल्यू को हम विस्तार रूप दें, यानी इसे एक्सपेंड करें, तो हमारे पास जो इंडक्टेंस हो जाएगा वो आ जाएगा L = μ0 × μr × कैपिटल A/ स्मॉल l × N², ठीक है। ये हो जाएगा किसी कॉइल अथवा सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है।
इसी प्रकार हमारे पास जो दूसरा टर्म है जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्य प्रेरकत्व। ये क्या होता है ज़रा ध्यान से देखते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व को। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताएं कि अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रिक सर्किट्स बिल्कुल एक दूसरे से अटैच हैं, दो एक साथ में हैं, एक दूसरे के अगल बगल निकटवर्ती हैं, तो अगर किसी एक परिपथ में हम करंट में चेंज करें, धारा में परिवर्तन करें, तो इस चेंजिंग की वजह से जो निकटवर्ती परिपथ है उसके बगल में दूसरी जो सर्किट है उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और इसी घटना को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहा जाता है। ठीक है, या म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है जो दूसरे सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, दूसरे सर्किट में इंड्यूस्ड हुई ईएमएफ को म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कह देते हैं और इस घटना को म्यूचुअल इंडक्टेंस कह देते हैं। ठीक है, तो फिर से सुन लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी सेल्फ इंडक्टेंस की तरह प्रॉपर्टी है किसकी, परिपथ की यानी सर्किट की। तो जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करंट फ्लो में चेंज करते हैं या परिवर्तन करते हैं तो उसके जो अटैचमेंट में दूसरी सर्किट है उसमें ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इस घटना को म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण या वह प्रॉपर्टी जो परिपथ में धारा परिवर्तित करने पर निकटवर्ती दूसरे परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित करता है। ठीक है, एक ईएमएफ प्रेरित करता है या इंड्यूस करता है, उन परिपथों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ का वह गुण या वह प्रॉपर्टी जो परिपथ में धारा परिवर्तित करने पर दूसरे निकटवर्ती परिपथ में एक ईएमएफ प्रेरित कर देता है और उन परिपथों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, एक परिपथ में 1 एम्पीयर धारा प्रवाह से निकटवर्ती दूसरे परिपथ में वेबर में फ्लक्स ग्रंथन उन परिपथों का म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट होता है। यानी एक सर्किट में अगर हम 1 एम्पीयर की धारा में परिवर्तन करते हैं तो दूसरे निकटवर्ती परिपथ में अगर 1 वेबर फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, जब एक परिपथ में आगे देखते हैं कि जब एक परिपथ में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा परिवर्तित करने पर दूसरे परिपथ में 1 वोल्ट का ईएमएफ प्रेरित होता है तो उसे उन परिपथों का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कहलाता है। ठीक है, जैसे हमारे पास पिछले कंसेप्ट में या पिछले टॉपिक में सेल्फ इंडक्टेंस की बात जब हम कर रहे थे कि अगर किसी सर्किट में 1 एम्पीयर की धारा परिवर्तन से 1 वोल्ट ईएमएफ जनरेट होता है, इंड्यूस होता है, तो उस सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कहलाता है। उसी प्रकार से अगर किसी सर्किट में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तन किया जाए और उससे अटैच दूसरे उसके निकटवर्ती परिपथ में 1 वोल्ट ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो उन सर्किट्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कहा जाएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस को कैपिटल M से लिखा जाता है, तो इस प्रकार से हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा M इक्वल्स टू N2 इंटू K इंटू ∅1 अपॉन I हेनरी। ठीक है, M इक्वल्स टू N2 इंटू K इंटू ∅1 अपॉन I हेनरी। ठीक है, फाई की वैल्यू होती है NI अपॉन S, अभी आपने पीछे देखा था, तो ∅1 की जगह क्या आ जाएगा N1 I अपॉन S। इनको रख के एक साथ रख देंगे तो ये टर्म मिल जाएगा हमें M इक्वल्स टू N2K अपॉन I इंटू N1 I अपॉन S। ठीक है, नेक्स्ट ज़रा आगे देखिए, इस प्रकार M की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी N1 N2 इंटू K अपॉन I, क्योंकि I से I यहाँ पर ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो जो फाइनल टर्म बचेगा अपने पास वो होगा M इक्वल्स टू N1 इंटू N2 इंटू K अपॉन S। ठीक है, S की वैल्यू आप जानते हैं ये रिलेक्टेंस होता है, इसकी वैल्यू स्मॉल l अपॉन म्यू नॉट म्यू आर इंटू कैपिटल A होता है। तो अगर S को एक्सपेंड करके इस फार्मूले में हम रखें
तो हमें जो नया टर्म मिलेगा m के रूप में वो आ जाएगा m इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए इंटू N1 N2 इंटू के अपॉन स्मॉल l हेनरी। ठीक है, और इस प्रकार जो दूसरी सर्किट है उसमें जो EMF इंड्यूस्ड होगा उसे हम E2 कहेंगे, और E2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी E2 इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर ए N1 N2 इंटू के अपॉन L इंटू DI अपॉन DT वोल्ट, क्योंकि E बराबर हमें क्या मिला था माइनस L इंटू DI अपॉन DT। L क्या था सेल्फ इंडक्टेंस। अब यहाँ चूँकि M है म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो हमारे पास जो धारा आएगी EMF आएगी वो हो जाएगा EMF E इक्वल्स टू माइनस M इंटू DI अपॉन DT, और M की अभी जो वैल्यू हमने निकाला है म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए इंटू N1 N2 के अपॉन स्मॉल l, उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर EMF मिल जाएगा E2 इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर इंटू ए N1 N2 के अपॉन L इंटू DI अपॉन DT। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। हाँ, इसमें जो K है इसे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कहा जाता है। ठीक है, K क्या है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, N1 क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1, N2 क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 2, K है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, S है रिलक्टेंस, DI अपॉन DT है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आती है जो जस्ट रिलेशन दिखाती है किसके बीच में, म्यूचुअल इंडक्टेंस में, सेल्फ इंडक्टेंस में और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में। तो आपसे ये क्वेश्चन वाइवा में भी पूछा जा सकता है, किसी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास दो कॉइल्स हैं, दोनों कॉइल्स की सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 है, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M है और उनका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग या कपलिंग कोफिशिएंट कैपिटल K है, तो उनके बीच में रिलेशन बताइए कौन सा रिलेशन होगा। तो उनके बीच में रिलेशन होता है K इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन अंडर रूट L1 L2। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। फिर से सुन लीजिए, अगर हमारे पास कोई दो कॉइल्स या सोलेनॉइड हैं और दोनों की सेल्फ इंडक्टेंस क्रमशः L1 और L2 है, ठीक है, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल M है और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कैपिटल K है, तो हम इनमें रिलेशन अगर स्थापित करेंगे तो वो होगा कैपिटल K इक्वल्स टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2। ठीक है, नेक्स्ट जरा देख लेते हैं अगली टॉपिक क्या है। अब यहाँ है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस। ठीक है, अब जो हमारे दो कॉइल्स हैं, दो सोलेनॉइड्स हैं या दो परिनालिकाएं हैं, इनका अगर कनेक्शन करें सीरीज और पैरेलल तो किस प्रकार से काम होगा। तो जब हम इनका कनेक्शन करते हैं तो इनके कनेक्शन के कारण हमें दो प्रकार से दो अलग अलग दिशाओं में EMF मिल सकता है। एक तो अगर हम सीरीज कनेक्शन करें तो जो EMF जनरेट हो वो जो हमारी आउटर EMF है, आउटर वोल्टेज है, उसके अलॉन्ग जनरेट हो तो उसके ओवरऑल EMF की वैल्यू को बढ़ाएगा, और अगर उसके अपोजिट जनरेट हो रही है तो ओवरऑल EMF की वैल्यू को रिड्यूस करेगा। इसी प्रकार अगर कॉइल्स को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तब भी हमारी जो EMF जनरेट होगी वो दो दिशाओं में जनरेट हो सकती है। एक वो EMF जो जनरेट हो वो हमारी जो फाइनल यानी जो आउटर वोल्टेज है उसके अलॉन्ग जनरेट हो तो ओवरऑल EMF को बढ़ाएगा, और अगर उसके अपोज में जनरेट होगी तो ओवरऑल EMF को घटाएगा। तो इन चारों कंडीशन के लिए हमारे पास जो इक्विवेलेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो अलग अलग आएगा, इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस आएगा, वो वैल्यू अलग अलग आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास मेनली दो केस होगा। एक तो पहला केस होगा जब दोनों परिनालिकाओं को सीरीज में जोड़ा जाए, और दूसरा जब दोनों परिनालिकाओं को पैरेलल में जोड़ा जाए। सीरीज में जोड़ा जाएगा तब फिर हमारे पास दो केस आ जाएंगे। पहला, दोनों परिनालिकाओं के जो फ्लक्स हैं वो योगात्मक हैं, अर्थात दोनों परिनालिकाओं में कनेक्शन के बाद जो EMF जनरेट हो रहा है वो सपोर्टिव है जो आउटर वोल्टेज है उसके। या दूसरा कंडीशन, जो हमारा दोनों परिनालिकाओं में जनरेट फ्लक्स है या जो EMF है वो आउटर वोल्टेज के अपोज में हो, और यही बात समांतर में भी लागू है।
यानी दोनों परिनालिकाओं को जोड़ने के पश्चात जो फ्लक्स जनरेशन है वो योगात्मक है, अर्थात आउटर वोल्टेज के सपोर्ट में है अथवा अपोज में है। तो हम पहला देखते हैं सीरीज कंडक्शन में कि जब दोनों परिनालिकाओं के फ्लक्स योगात्मक हैं तो उनका कनेक्शन कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। ज़रा ध्यान से देखें, हमारी पहली कॉइल ये है, दूसरी कॉइल ये है और इसको हमने जस्ट सिंपली यहाँ दूसरे एंड से जोड़ दिया, अटैच कर दिया है। तो इस प्रकार के कनेक्शन में हमारा दोनों कॉइल्स का जो फ्लक्स है वो एक दूसरे सपोर्ट करेंगी और फाइनल हमें ईएमएफ इम्प्रूव मिलेगा। तो जो यहाँ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस मिलेगा दोनों कॉइल्स का कनेक्शन के बाद वो आ जाएगा कैपिटल L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2M, जहाँ M क्या है, इन दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो जब दोनों परिनालिकाओं के फ्लक्स योगात्मक यानी एडिटिव हैं तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या मिल रहा है, कैपिटल L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है, और अगर दोनों परिनालिकाओं के फ्लक्स विपरीत हों, अपोजिट हों, ठीक है, तब क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस कैपिटल L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, इसी प्रकार समांतर क्रम में देखते हैं, अगर हम इन सोलेनॉइड्स को या कॉइल्स को पैरेलल अटैच करें तो इनका अटैचमेंट कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, और जब दोनों कुंडलियों में फ्लक्स एक दूसरे के योग में हो यानी योगात्मक हो, एडिटिव हो, तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो मिल जाएगा वो मिलेगा L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M। ध्यान दें, यहाँ नीचे माइनस M स्क्वायर नहीं होगा, ये केवल L1 प्लस L2 माइनस 2M होगा। ठीक है, क्योंकि ये गलती से हो गया है। ठीक है, इसे ध्यान रखें आप। तो पहला जो हम इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ जाएगा कैपिटल L इक्वल्स टू, तो आ जाएगा L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M। ठीक है, दूसरा, जब दोनों कुंडलियों में फ्लक्स विपरीत दिशा में हो यानी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हों तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस आ जाएगा L इक्वल्स टू L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M। याद रखना यहाँ M स्क्वायर नहीं है और वहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, L1 L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडक्टेंस निकाल लेते हैं जब हम किसी दो कॉइल्स को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडी करंट यानी कि भंवर धारा। अब ये क्या होती है, तो इसमें हम आपको बताते हैं कि जब कभी किसी दो पोल्स के मध्य में कोई एक डिस्क टाइप का कंडक्टर रखा जाता है, ठीक है, और उसे हम रोटेट करते हैं तो ये डिस्क उन दोनों पोल्स के मध्य जो फ्लक्स होते हैं उनको क्रॉस कर देता है, क्रॉस करता है। इसकी वजह से डिस्क के अनेक पॉइंट्स पर ईएमएफ जनरेट हो जाता है और विभिन्न पथों पर धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसे भंवर धारा कहते हैं। भंवर यानी विरल जिसे कहते हैं, कुछ इस प्रकार से आपने देखा होगा वॉश बेसिन इत्यादि में पानी हमारा जो नीचे एक सेंट्रल होल होता है उसमें चारों तरफ से पानी ऐसे आता है और ऐसे घूम करके होल से नीचे चला जाता है। यानी विरल या भंवर में हमारा जो वाटर का या एयर का टेंडेंसी होता है वो सेंटर की तरफ जाने का होता है। ठीक है, तो उसे कह देते हैं भंवर। ये जलाशयों में, नदियों में इत्यादि जनरेट होते हैं। ठीक है, यहाँ इसी प्रकार का कंसेप्ट कुछ करंट जनरेशन में होता है। जब किसी डिस्क टाइप के कंडक्टर को दो पोल्स के मध्य हम रोटेट कराते हैं तो उन पोल्स के मध्य जो फ्लक्स जनरेट हुआ है उनको वो डिस्क काट देता है, क्रॉस करने लगता है, जिसकी वजह से डिस्क के अलग अलग पॉइंट्स पर ईएमएफ जनरेट होता है और इस ईएमएफ की वजह से अलग अलग पाथ से करंट फ्लो होने लगती है। इसी को हम एडी करंट्स कह देते हैं। तो एक बार इसे देख लेते हैं कि थ्योरेटिकली कैसे लिखा गया है। तो यदि किसी नाल चुंबक के पोल के मध्य किसी चालक से बनी डिस्क को, ध्यान रहे डिस्क की बात की जा रही है, चक्रण गति यानी रोटेशन दिया जाए तो डिस्क पोल्स के मध्य स्थित फ्लक्स को काट देती है, जिसकी वजह से अनेक ईएमएफ उत्पन्न हो जाते हैं।
और डिस्क में विभिन्न पथों पर धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी क्रिया को भंवर धारा कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर किसी डिस्क कंडक्टर को, डिस्क चालक को किसी पोल्स के किसी मैग्नेट के दो पोल्स के मध्य रखा जाए तो वो डिस्क कंडक्टर उस पोल्स के मध्य जनरेटेड फ्लक्स को क्रॉस करती है या काटने लगती है, जिसकी वजह से डिस्क पर कई सारी ईएमएफ जनरेट हो जाती हैं और अलग अलग पाथ से धारा बहने लगती है। इसी को भंवर धारा कह दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास भंवर धारा के उपयोग। इनका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इनका उपयोग हम रुदोलन गैल्वेनोमीटर, जिसे डेड बीट गैल्वेनोमीटर कहते हैं, दूसरा विद्युत ब्रेक में, तीसरा प्रेरण भट्टियों में यानी इंड्यूस्ड फर्नेसेस, और मापन यंत्रों में यानी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जैसे मापन यंत्रों में, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, दूसरा प्रेरण भट्टियों में यानी इंड्यूस्ड फर्नेसेस में, और लास्ट है हमारे पास विद्युत ब्रेक में। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, कहाँ कहाँ? विद्युत ब्रेक में यानी इलेक्ट्रिकल ब्रेक में, प्रेरण भट्टियों में यानी कि इंड्यूस्ड फर्नेसेस में या इंडक्शन फर्नेस। ठीक है, इंडक्शन फर्नेस, और मापन यंत्रों में यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। इसके आगे अगले चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोग अपने स्टडी को जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच।